कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स की बात की थी और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मेरा जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 56% के ऊपर पहुंचा हुआ था लास्ट 2 इयर्स के अंदर। अच्छा, वो बात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही थी, लेकिन जो मैंने ट्विटर पे थ्रेड लिखी थी, थ्रेड क्या थी, एक पोस्ट थी, उसके ऊपर काफ़ी लंबी एक कमेंट्स की बारिश हो गई थी। तो मैंने कहा कि उन जितने भी कमेंट्स हैं उसके अंदर जितनी भी बातें हुई हैं वो एक वीडियो के अंदर मैं लेकर आ जाता हूँ और उसका रिस्पॉन्स मैं एक वीडियो के अंदर कर देता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट में हो, कहीं भी हो, या आप एक जनरल कोई बात कर रहे हो, उस पूरे जो कमेंट सेक्शन था उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे नज़र आया कि लोगों की के मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आई कैन सम हाउ करेक्ट देम, और मैं यहाँ पर उस वीडियो के अंदर एक वीडियो बनाकर उसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो अभी हम डायरेक्ट उसी ट्विटर थ्रेड पे जाते हैं, ट्विटर पोस्ट पे जाते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कर लें, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि वीडियोस के अंदर नहीं आती। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पर भी कुछ हैपनिंग्स हो रही होती हैं। मैं लिंक्डइन पे भी होता हूँ, मेरा और भी डिफरेंट, टिकटॉक पर भी होता हूँ मैं, और भी फेसबुक पर भी, और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर मैं होता हूँ। न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लें, 2000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं न्यूज़लेटर के ऊपर, और उसको भी एक कम्युनिटी की तरह मैं बिल्टअप करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा मैंने बात की थी कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी एक कम्युनिटी बनाऊंगा, उस पे काम चल रहा है अभी, तो उसको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन अभी हम दोबारा से चलते हैं उसी बात पे जो हमने स्टार्ट की थी ट्विटर के ऊपर। आप ट्विटर के ऊपर जाएं तो ट्विटर के ऊपर मैंने ये वाली पोस्ट की थी जो आपको नजर आ रही है। आई होप कि आपको नजर आ रही हो। यस, ये आपको जो नजर आ रही है इसके अंदर मैंने बात की थी कि जब 50% के करीब मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि ऑलमोस्ट रिटर्न हो गया है पिछले 2 साल के अंदर मेरे रोशन डिजिटल अकाउंट के, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट का। तो मैंने कहा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो ये जो पोस्ट थी मेरी, प्रिपेयरिंग फॉर अ वीडियो वेयर इन टू ऑफ माय ब्रोकरेज अकाउंट्स आई मेड एनालाइज 50% रिटर्न इंक्लूडिंग डिविडेंड सिंस 2021 विद पीएसएक्स पोर्टफोलियो हु वांट्स टू चैलेंज दिस। मैंने चैलेंज करने को बोला कि लोग चैलेंज करना चाहें, लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन और दूसरी बातें हुई थी। आउटस्ट्रिपिंग इन्फ्लेशन बाय अ मार्जिन, अ डॉलर बेस्ड कैलकुलेशन कैन आल्सो बी डन इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, मैंने डॉलर बेस्ड कैलकुलेशन नहीं किए, प्रॉबेबली डॉलर बेस के अंदर शायद मैं 5-6% ही अप हूँ, लेकिन एज सच मैंने अभी डॉलर बेस कैलकुलेशन नहीं की थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल्ड अगेन मुझे रेट कैलकुलेट करना था। हो सकती है, लेकिन मैंने अभी नहीं की। इस वीडियो के अंदर मैं बात नहीं करूंगा उसकी। अच्छा, इसके कमेंट्स के ऊपर आते हैं। बाय द वे, इस पोस्ट को 28,000 व्यूज मिले थे और 11 रीपोस्ट, 213 लाइक्स और 23 बुक मार्क्स। इसमें जो पहला कमेंट था एक नॉर्मल अप्रिशिएटिव कमेंट था, तो उसके अंदर बात वही हो रही है, चलें इसको इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा कमेंट जो था वो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनालाइज रिटर्न्स इन स्टॉक। अच्छा, अब अच्छा, इस वीडियो के जो टाइटल और थंबनेल था उसके अंदर मैंने रिपीट डिप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट की बात की थी। वो अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं, कमेंट के अंदर ही आएगा वो, लेकिन अभी पहले हम बात करें देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनालाइज रिटर्न इन स्टॉक्स। अब ये कुछ मिसकॉन्सेप्ट होते हैं लोगों के जो मैंने कहा कि एड्रेस करने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको रिटर्न्स लाजमी कैलकुलेट करने हैं, वरना आप कैसे बेंचमार्क करेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको रिटर्न वो कैसे परफॉर्म कर रही है। चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो लेट से आपकी रेंटल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो, आप उसके अंदर आरओआई कैलकुलेट करते हैं। अब आरओआई कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप साल के ऊपर कैलकुलेट करना चाहें, हो सकता है आप 5 साल पे कैलकुलेट करना चाहें, हो सकता है आप 6 महीने पे कैलकुलेट करना चाहें, लेकिन कैलकुलेट लाजमी करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा स्टॉक, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू होती है तो सिर्फ शेयर की प्राइस की वजह से मैं उसकी रिटर्न्स कैलकुलेट नहीं कर सकता। अगर आपका एक शेयर आपने लिया है लेट से 20 रुपए का, या लेट से $20 का, और उसकी प्राइस हो गई है $100 या ₹100, तो उसका जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 80 रुपए का फायदा हुआ है, जो परसेंटेज सम में आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, तो ये लाजमी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस दिस कमेंट, लोगों में जो एक और मिसकॉन्सेप्ट है रिटर्न कैलकुलेट करने का, वो ये कि लोग समझते हैं कि अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर खासतौर पे ये होता है कि 10 साल पहले अब मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी 10 साल पहले, वो 1 करोड़ रुपए की थी और आज वो 4 करोड़ की हो गई, तो मैं उसको डायरेक्टली ये बोल दूंगा कि यार मेरी प्रॉपर्टी ने मुझको 4 टाइम्स रिटर्न दिया है। अब मैंने उसके अंदर कैलकुलेट नहीं किया कि मैंने उसके अंदर कितना खर्चा किया था। मैंने उसमें ये कैलकुलेट नहीं किया कि अगर मैंने रेंटल के लिए ली थी तो वो रेंटल किस तरह से मुझको मिला है, कितना मिला है, कितना उसके अंदर मुझको वेरिएशन मिली है रेंट्स के अंदर, क्या उस टेनेंट ने मुझको कोई धोखा दिया या नहीं दिया। वॉट एवर द केसेस, मैंने उस सारे प्रोपोर्शंस को, सारे लेट्स से जो पैरामीटर्स हैं उसको मैंने रखा नहीं सामने, सिर्फ मैंने एक कारपेट स्टेटमेंट दे दी
कि मेरे जो रिटर्न्स थे वो 4 टाइम्स बढ़ गए। अब कोई मुझे बोले कि यार आपने जिस टाइम पर इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान के अंदर वो उस वक्त दिरहम जो है ना लेट से 30 रुपीज़ का था, वैसे 27 का था लेकिन 30 रुपीज़ का था, और आज दिरहम की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कोई 80 रुपीज़ है। तो आपने उसको कंसिडर किया है, आपने साथ में डॉलर बेस्ड, जो अगर मैं दिरहम्स में बात कर रहा हूँ तो दिरहम्स बेस्ड इन्फ्लेशन को कवर किया है, या चले अगर रुपी बेस में बात की तो रुपी बेस्ड इन्फ्लेशन की बात की है, ये मैंने बात नहीं की है। अच्छा, इसके बाद जो लोग और एक और मिस्टेक करते हैं वो ये कि अगर आप समझे कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें या आप अपनी होम कंट्री की करेंसी में इन्वेस्ट करें और उसी से बात करना चाहते हैं और उसी के टर्म्स में बात करना चाहते हैं, तब भी आपने ये कैलकुलेट किया कि आपने जो 10 साल के अंदर डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो खर्चे किए हैं, उसके बाद जो उसके रिटर्न्स आए हैं वो आपने एनुअलाइज्ड बेसिस पे रिटर्न लिए हैं। अगर मैं स्ट्रेट अवे बोल दूं कि 1 करोड़ की चीज़ 4 करोड़ की हो गई, तो देखने में तो लगता है कि वो 400% उसमें इंक्रीमेंट आया है। जो भी आपने डेट्स पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और जिन डेट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है, इवन अगर 10 साल की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो मंथली बेसिस के ऊपर आप उसके अंदर अपनी इनपुट्स दें, यानी कि जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव में आया है, जो कैश फ्लो नेगेटिव में आया है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक अपार्टमेंट आपने लिया 10 साल पहले या 10 साल पहले भी नहीं लिया, आपने एक अपार्टमेंट लिया बुकिंग के ऊपर, आपने 2006, मैंने अपनी अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। 2006 के अंदर मैंने एक अपार्टमेंट लिया, वो मैंने बुकिंग पे लिया। अब मैंने 2006 से लेकर 2019 तक या 18 तक उसको मैंने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट्स की, मैंने उसकी जो डेवलपर था उसको मैं पैसे देता रहा। अब वो जो पैसे देता रहा मैं उसको, तो इवेंचुअली 2018 में जब मेरा वो अपार्टमेंट हैंड ओवर हुआ, उस टाइम तक मैंने ऑलमोस्ट उसके अंदर फर्ज करें कोई 40-45 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। लेकिन उसके अंदर टाइम को मैं किस तरह से कॉम्पनसेट करूंगा, क्योंकि मैंने वो सारे पैसे डिफरेंट टाइम्स के अंदर इन्वेस्ट किए थे। अब जब मुझे अपार्टमेंट मिल जाता है 2018 के अंदर, मैं 2018 में उसको रेंट आउट करता हूँ। रेंट आउट करने के टाइम पर मुझे मेरे मेरे थोड़े से एक्सपेंसेस होते हैं, मुझे थोड़ा सा उसके अंदर एडवांस मिलता है। फिर मेरा एक टेनेंट आ जाता है, टेनेंट मुझको महीने का रेंट देता रहता है। उस पूरे साल के अंदर 2018 से लेकर 19 तक कुछ उसमें खर्चे आते हैं अपार्टमेंट के अंदर, वो मैं थोड़े से एक्सपेंस करता हूँ। फिर वो अगले साल यानी कि 2019 के अंदर उस अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, सेम रेंट के ऊपर रिन्यू हो जाता है। उसके बाद एक साल और गुजरता है, फिर कोविड आ जाता है, कोविड के दरमियान कोई अप्रिसिएशन नहीं होती इन टर्म्स ऑफ रेंटल, फिर उसी रेंटल के ऊपर वो अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है। 2021 के अंदर फिर उस अपार्टमेंट को मैं का रेंट इंक्रीज होता है, मेरे जो टेनेंट होता है वो इंक्रीज कर लेते हैं, और उसके बाद वो एक साल और चलता है। एक साल जब और चलता है, उसके बाद जब दोबारा से रेंटल इंक्रीज का टाइम आता है तो मेरे टेनेंट मुझे प्रॉब्लम करते हैं और वो नहीं इंक्रीज करने देते। मैं उनको नोटिस देता हूँ और एविक्शन हो जाती है। एविक्शन के बाद मैं नए टेनेंट को लेकर आता हूँ, पुराने टेनेंट का मैं एडवांस वापस करता हूँ, नए टेनेंट का मुझको एडवांस मिलता है। फिर नया टेनेंट से मेरा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है और वो मुझे हर महीने रेंट देते रहते हैं। इस पूरे टाइम के अंदर मैं मेंटेनेंस फीस पे कर रहा होता हूँ अपार्टमेंट की। अब मुझे बताएं, ये पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है 2006 से लेकर अब तक का, मैं आज अपना अपार्टमेंट बेचने जाता हूँ, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा इसका आरओआई क्या निकला है, मेरा जो मैंने जितने पैसे इसमें खर्च किए हैं वो मेरा कैसे मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इसका मुझे रिटर्न कितना मिला है एनुअल बेसिस के ऊपर। ये कैलकुलेट करना किसी नॉर्मल कैलकुलेशन के ऊपर अगर आप करने बैठ जाएंगे तो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इस चीज़ को एक्सेल ने बहुत आसान किया, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी कि एक्स आई आर आर का फॉर्मूला होता है, इस पर मैंने न्यूज़ लेटर भी लिखा था कि एक्स आई आर आर का फॉर्मूला होता है, उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत इजीली सिर्फ आपको डेट देनी है, आपको कैश फ्लो में पॉजिटिव और नेगेटिव्स देने हैं, आप ये देंगे, उसके बाद आपको ये रिटर्न दे देगा कि आपने आपका आइदर 10% रिटर्न आया है, 20% रिटर्न आया है, 15% रिटर्न आया है, वट एवर द केसेस। कहने को मैंने 40 लाख का अपार्टमेंट लिया था, आज वो 1 करोड़ 20 लाख का बिक रहा है। ये इनफैक्ट मैं एक और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि 40 लाख का अपार्टमेंट 1 करोड़ 20 लाख का बिक रहा है, उसमें मैंने उसमें रेंटल भी दिया है, मिला है मुझको, थोड़े से एक्सपेंस भी हुए हैं मेरे। तो मेरा टोटल रेंटल रिटर्न या टोटल मेरा जो उसके ऊपर टोटल जो उसने मुझे रिटर्न दिया वो क्या आया है। अगर तो वो रुपी टर्म के अंदर 13 14 15% आ जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन लेट से वो पिछले 25 साल के अंदर हुआ या 20 साल के अंदर हुआ या 10 साल के अंदर हुआ है तो फिर एक लॉन्ग टर्म के अंदर मुझको उसने ये रिटर्न दिया है। लेकिन क्या इस रिटर्न को मैं बीट कर सकता था? यस, आई कुड हैव बीटन इट थ्रू स्टॉक मार्केट या डिफरेंट किस्म के और जो 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 एवेन्यूज थे इन्वेस्टमेंट के, उनके थ्रू मैं बीट कर सकता था। लेकिन क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर था, तो मैं प्रॉपर्टी के टर्म में उसको यही बोलूंगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी 40 लाख की ली थी मैंने आज 1 करोड़ 20 लाख की बेच दी है, और 3 टाइम्स
यस 3 टाइम्स उसने मुझे रिटर्न दिया और मुझे रेंटल भी मिला है। बहुत ईजी होगा मेरे लिए ये बोलना कि 3 टाइम्स मुझे रिटर्न भी दिया है और मुझे रेंटल भी मिला है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ये बात इस तरह करूं कि मेरा एनुलाइज रिटर्न क्या निकला है, तो वो बहुत अजीब सी एक फिगर निकल के आएगी जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एनीवेज, अभी हम टॉपिक पे दोबारा से जाते हैं। अब ये जो भाई थे इन्होंने मुझसे कहा था कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनुलाइज रिटर्न्स इन स्टॉक। मैंने खैर उनको एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी उनकी बात समझ नहीं आई थी। यू एनालाइज रिटर्न इन फिक्स इनकम इन, अच्छा वो कह रहे हैं फिक्स इनकम के अंदर एनालाइज रिटर्न्स हो सकते हैं, ये जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर रिटर्न्स एनालाइज नहीं हो सकते। आई डोंट नो कि उनका मतलब क्या था, लेकिन खैर ये हो सकता है। फिर अच्छा किसी ने पूछा मुझे यूएसडी टर्म के अंदर, तो यूएसडी टर्म के अंदर मुझे, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो उस पर बना सकता हूँ, तो वो बनाऊंगा मैं। दूसरे ने बोला कि लॉल आई वुड इमेजिन नॉट अ लॉट, तो प्रॉबेबली इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगेन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक मार्केट। आप डिविडेंड्स ले रहे होते हैं, री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ड्रिप ऑन किया हुआ होता है आपने। ड्रिप के ऊपर अलग से मैंने इंग्लिश चैनल के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसको आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के ऊपर होती हैं। मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लाजमी मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर के आपको कभी नहीं पता कि आप कौन सी साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन आता है, एक कमेंट आता है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन वाज हाई पोस्ट कोविड, एवरेज डॉलर इन्फ्लेशन वाज 6 to 7% एंड 100% यूएसडी अप्रिसिएशन अगेंस्ट पीकेआर इन रियल returns you are even, transparency is appreciated and thumbs up to you as you are ahead of 95% who are still losing the value। अच्छा इस पे मैंने उनके लिए एक इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका मैंने लिंक दे दिया था, और उसके ऊपर मैंने कहा था कि जब भी आप पाकिस्तान के रिटर्न्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये कि आप हमेशा बात करते हैं, जब आपको कोई बताए ना, मैं जैसे बोलूँ कि मेरा 50% का रिटर्न था, तो लोग हमेशा बोलेंगे कि यार इन्फ्लेशन तो 40% थी और डॉलर की डिप्रिसिएशन 50% थी, तो आपका क्या रिटर्न हुआ, फायदा ही क्या हुआ उसके अंदर। लेकिन हमेशा आपको एक फैक्टर लेना पड़ेगा, या तो आप अपना बेंचमार्क डॉलर की जो प्राइस है उसको रख लें, या फिर आप अपना जो बेंचमार्क है वो इन्फ्लेशन को रख लें। आप ये दोनों चीजें एक साथ लेकर आएंगे तो वो काम नहीं चलेगा, वो बिल्कुल गलत एक परसेप्शन हो जाएगा। या फिर आप ये करें कि यूएसडी के जो जो रेट्स हैं आपके, या जो डेप्रिसिएशन है उसको कंसिडर करें, और साथ में यूएस की इन्फ्लेशन को कंसिडर करें। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को कंसिडर करें और फिर यूएसडी की डेप्रिसिएशन, आई मीन पीकेआर की डेप्रिसिएशन को अगेंस्ट यूएस डॉलर कंसिडर करें। तो ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर आपको कंपेयर करना है तो या तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को कंसिडर करें पाकिस्तान की और उसको बीट करने की कोशिश करें, और वो अगेन मैंने इस इन्फ्लेशन की वीडियो में कहा था कि आप हर साल इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। एक साल हो सकता है आपने 50% का रिटर्न ले लिया, अगले साल हो सकता है नेगेटिव में चले जाएं आप, और इन्फ्लेशन उस साल अगर 20% होगी तो आप कहेंगे कि यार मैंने तो 20% इन्फ्लेशन में अपना जो मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न थे वो तो सिर्फ -5% थे, तो मैं इफेक्टिवली -25% पे बैठा हूँ। ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू रखना होता है अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। अच्छा इसी तरह से और भी कमेंट थे, एवरीथिंग वर्क्स परफेक्ट व्हेन यू हैव अ बुलिश मार्केट। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप चेरी पिक नहीं कर सकते अपने अपने डेटा को, अपने टाइम होराइजन को। मैंने जो अभी आपको एक एग्जांपल दी थी वो अपने रोशन डिजिटल अकाउंट की, जब मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला था उस टाइम से लेकर मैंने उस अकाउंट की बात की थी। मैंने स्टॉक मार्केट में और भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, टोटल इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो मेरी 56% पे नहीं होगी, मेरे ख्याल से वो मैंने कैलकुलेट किया था ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 35-40% के करीब आ रही थी टोटल, जो मैं अगर बात करूं एनुअलाइज रेट के बेसिस के ऊपर इतनी आ रही थी। अब मैंने कब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी 2020 में, और अगर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स को ले लें तो शायद उससे भी पहले। लेकिन मैं अभी तक जो जो उसके अंदर मैंने रिपोर्ट किया है वो मैंने हर दफ़ा रिपोर्ट किया। अच्छा मेरी जो भी वीडियोस होती हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स मैं करता हूँ उसके अंदर मैं ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। मैं उसके अंदर चाहे मैं यूएई की स्टॉक मार्केट में तो मैंने अभी तक वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन अगर यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी मैंने ब्रोकरेज फर्म्स यूज़ की हैं उनकी मैं वीडियो हर 6 महीने 3 महीने पे बना रहा होता हूँ और उसमें अपडेट्स दे रहा होता हूँ। इसी तरह से अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके ऊपर भी मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ट्रांसपेरेंट रहूँ, और जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके साथ जो मेरे अकाउंट्स हैं उनके ऊपर मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊँ। इसी तरह से मैं जो यूएई की क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो भी मैं ट्रांसपेरेंट रह के करता हूँ, जो रिटर्न आ रहे होते हैं वो बता रहा होता हूँ। बाय द वे जितनी भी मैंने अभी ये बात बताई है आपको, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में मैंने बताया है, उसके ऊपर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मेरा रेफरल लिंक नीचे दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी में $25, किसी में $50, किसी में 250 दिरहम्स आपको रेफरल बोनस मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बाहर से देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं, तो आप अगर पाकिस्तान पैसे भेजते रहते हैं तो आपको टैप टैप सेंड बहुत एक अच्छी ऐप है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं अप टू
$10, €10, £10 आपको रेफरल बोनस मिल सकता है, या फिर अगर यूएई से भेज रहे हैं तो 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस आपको मिल सकता है। मेरे रेफरल लिंक को यूज करते हुए पहली दफा अपने अकाउंट बनाते हैं और पैसे सेंड करते हैं तो आपको मिल सकता है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो यू शुड बी ऑलवेज इन द मार्केट, यू शुड नॉट बी ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद कहते हैं इफ यू वुड हैव actively worked out on the individual stock movement it can be up to 100%। मैं कहता हूँ 100 क्या, कुछ स्टॉक्स तो 150% तक चले गए हैं, टू टाइम्स चले गए हैं। एचबीएल का जो स्टॉक है मैंने 60-70 के करीब एवरेज किया था और वो इस वक्त आई थिंक 110 के ऊपर मौजूद है। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे हपको का स्टॉक तो वो भी 70 के करीब था, 120 के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो डबल भी हुए हैं अपनी प्राइस के अंदर। अच्छा, अब बात करें कि अच्छा, अब बड़ा जबरदस्त कमेंट है, इट्स स्टिल पीनट्स व्हेन यू कंपेयर टू क्रिप्टो वेयर 1000% ROI इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। अब 1000% ROI बिल्कुल नॉर्मल थिंग है तो आप करते रहें उसके ऊपर। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, क्रिप्टो के ऊपर तो बिल्कुल वैसे भी मैं कमेंट नहीं करता, तो इसलिए उस चीज़ को तो मैं कंसिडर नहीं करता कि क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्ट करें और उसके अंदर जो 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 1000% की आपने ROI की बात की है तो आप कर सकें तो आप कर सकते हैं, तो करते रहें और आप देखें कि कितना लंबा कर सकते हैं उसको। अच्छा, इसके बाद एक साहब हैं उर्दू में लिखते हैं तालियां। अब अगेन वही बात है कि 33% इन्फ्लेशन और डॉलर की कदर में 100% इजाफे के बाद PSX के छक्के। अच्छा, अब बात वही है कि यार आप दो चीज़ों को नहीं मिला सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ या तो इन्फ्लेशन को रखना है या डॉलर प्राइस को रखना है, तो दोनों को मिक्स करके नहीं कर सकते। मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था। फिर अच्छा, ये तो बहुत ही मजे की चीज़ है ना। सो यू आर इन्वेस्टिंग इन मिलिट्री बैक्ड स्टॉक एक्सचेंज, शेम ऑन यू, डिडंट नो यू हैव नो वैल्यूज। सो भाई बात यह है कि मिलिट्री बैक्ड हो या ना हो, ठीक है ना। अगर आप, वैसे मैंने इनकी प्रोफाइल देखी थी, वो यूके बेस्ड है मेरे ख्याल से, तो फिर ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ये तो यूके में बैठकर सब कुछ कहते रहेंगे और इन्वेस्टमेंट्स इनकी जो है ना वहां पर यूके में होंगी, यूएस में होंगी, बाहर होंगी। अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो ना हो, ये मिलिट्री बैक कहते रहेंगे। अब मैं भी कह सकता हूँ आपको कि यार आप किस तरह की एक स्टेट में ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पर जिसने जो सिचुएशन आजकल हुई भी है इसराइल पैलेस्टीन की, वो सबसे बड़ा जो ईविल है वो ब्रिटिश एम्पायर है, राइट। वो सबसे बड़ा ईविल है जिसने ये पूरा जो सिस्टम क्रिएट किया था इसराइल के लिए, ये उस एक कंट्री ने किया था, उसकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज ने किया था। तो आप वहां बैठकर ये बात कर रहे हैं कि आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी एक कंट्रोल कर रही है और उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यार आप कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह के लोग जो है ना अपने साथ भी सही नहीं करते, क्योंकि वो फिर बहुत सारे लोग होते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि लोग कहते हैं यार हम कहाँ इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट तो एक गैम्बल है, फिक्स इनकम हराम है, रियल एस्टेट एक सट्टा है। मतलब वो हर चीज को एक नेगेटिव की तरफ लेके चले जाते हैं और खुद कुछ नहीं करते। जब खुद कुछ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कोई उसके अंदर बेनिफिट भी नहीं होगा, और जब किसी को बेनिफिट हो रहा होगा तो आप इस तरह की बात करेंगे जिसके अंदर वो डिमीन करने की बात होगी दूसरे बंदे को। अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट सोर्स से मिल रहा है, तो उसको वो डिमीन करेंगे। तो ये बिल्कुल भी ना करें और अपने साथ जुल्म ना करें, आई वुड से। क्योंकि जहां पर जो जिसको जो मौका मिल रहा है, मैं पर्सनल फाइनेंस पे बात करता हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई इस तरह की चीज़ नहीं करता जिसके अंदर मैं कोई पब्लिक फिगर भी नहीं हूँ, मैं कोई पब्लिक स्टांस भी नहीं लेता। लेकिन मैं सबको ये बताता हूँ कि आपको जिस चीज़ के अंदर फायदा हो रहा हो वो आपको अपने हिसाब से देखना है। ठीक है, आप इलीगल एक्टिविटीज में नहीं जा सकते, आप इमोरल एक्टिविटीज में नहीं जा सकते, लेकिन आपको जो लीगल वेज हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, अगर उसके लीगल वेज के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से भागेंगे तो वही हाल होगा पाकिस्तान जैसा, या लेट से जो देशियों का हाल होता है, वो पेटी इश्यूज में पड़ जाते हैं। आज भी देखता हूँ मैं व्हाट्सएप के ऊपर उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, हमारा कोई मकसद नहीं होता सिवाय ये कि व्हाट्सएप के ऊपर उल्टे सीधे मैसेजेस एक्सचेंज करने का। एनीवेज, ये बात कहीं और चली जाएगी। हम बात करते हैं दोबारा से इस पोस्ट की। तो बहुत सारे लोगों ने बोला वेटिंग और डॉलर बेस्ड वीडियो की बात की है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी लाऊं। PSX की वीडियो में आप ट्राई करूंगा कि एज मच एज पॉसिबल अपलोड करूं। मैं लेट से 3-4 महीने में एक दफ़ा अपना पोर्टफोलियो दे दूं तो उसके अंदर, अच्छा साइज ऑफ पोर्टफोलियो किसी ने पूछा था तो 15 लाख रुपए का था, जो आई थिंक 15 लाख रुपए का था, जो मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट का पोर्टफोलियो था। फिर गाइड इन दिस सिनेरियो शुड वी गो फॉर कैपिटल गेन्स और द डिविडेंड्स, आई हैव ऑल डिविडेंड स्टॉक विद 12% कैपिटल गेन इन इट। अच्छा, मेरी अगर डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट फिलोसफीज होती हैं। मेरी जो फिलोसफी है वो कैपिटल गेन की भी है प्लस डिविडेंड की भी है। तो मेरे अब जितने भी स्टॉक्स हैं वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं।
तो ये आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं या आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं जिसको एक फिक्स किस्म का डिविडेंड चाहिए होता है। फिक्स नहीं होता डिविडेंड, डिविडेंड में वेरिएशन आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सेफ रहूँ और उसके अंदर डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक लूँ और उसमें अपॉर्चुनिटी सर्च करता रहूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपने पूरे पैसे नहीं डालता। मैंने हर दफ़ा बोला हुआ है कि मैं अपने बहुत कम पैसे स्टॉक मार्केट में डालता हूँ, जितने कि मुझको नुकसान से कोई प्रॉब्लम ना हो अगले 3-4 साल तक, 5 साल तक, उतने पैसे मैं डालता हूँ और उसको फिर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा होता हूँ, हर महीने थोड़े बहुत पैसे डाल रहा होता हूँ। अच्छा, चलें, बाकी सारे क्वेश्चंस तो उसी तरह के थे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आर यू and are you reinvesting the dividend too? तो yes, I am reinvesting the dividend too। डिविडेंड री इन्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डिविडेंड्स होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो जब बैंक अकाउंट में आपके डिविडेंड्स आते हैं तो आप उसको डायरेक्ट री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस के जितने भी ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ उसके जो डिविडेंड्स आते हैं वो आपके ब्रोकरेज अकाउंट में आ जाते हैं, उनको री इन्वेस्ट करना बहुत आसान होता है। पाकिस्तान में आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, बैंक अकाउंट में आप फॉरन, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरे पास लेट से महीने में 2-3 डिविडेंड्स आ रहे हैं तो मैं इमीडिएटली उनको री इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं। मैं फिर उनको कभी यूटिलाइज कर लेता हूं, फिर मैं एक साथ कभी इन्वेस्ट कर देता हूं, तो अपने पैसे डाल के भी इन्वेस्ट कर देता हूं, टॉप अप करके भी इन्वेस्ट कर देता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करता हूं लेकिन पाकिस्तान के केस में, लेकिन मैं डेफिनेटली जो डिविडेंड्स आते हैं उससे ज्यादा दोबारा से मैं री इन्वेस्ट कर देता हूं हर महीने के महीने। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैंने इससे पहले एक स्मार्ट क्राउड के ऊपर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक नजर आ रहा होगा, जिसमें यूएई की क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। इसके अलावा मैंने एक बात की थी, इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि 70 आवर्स का वर्क वीक होना चाहिए हर इंडियन के लिए। मैं इंडियंस की बात करूं, वो पाकिस्तानी पर भी इंप्लीमेंट हो सकती है। उस वीडियो पे मैंने कमेंट किए थे, यहाँ उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।